अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल सीरू फ़िल अर्ज़ि फ़ंज़ुरू कैफ़ काना आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व दम्मिर बिल ख़ैर सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मोहतरम डॉक्टर कल्याणी साहब, मोहतरम मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब, दीगर बुजुर्गों, दोस्तों, माँ और बहनों, 1 मई 2011 को जापान में एक प्रोग्राम था जिसमें शिरकत की वहाँ के दोस्तों ने दावत दी थी और मुझे जापान का 15 दिन का दौरा करने का मौका मिला था। वहाँ इस्लामी जो तहरीक है वो इस्लामिक सर्कल ऑफ जापान के नाम से काम करती है। इस्लामिक सर्कल ऑफ जापान बुनियादी तौर पर जमात इस्लामी पाकिस्तान, जमात इस्लामी हिंद और तहरीकात इस्लामी में से बर्मा और बांग्लादेश के लोगों पर मुश्तमिल ये हल्का है। इस हल्के का नाम उन्होंने इस्लामिक सर्कल ऑफ जापान रखा है। इसी तरह एक और हल्का है इस्लामिक मिशन ऑफ जापान, वो प्योरली जमात इस्लामी बांग्लादेश की तंजीम है जो बांग्ला बोलने वालों की है। उर्दू बोलने वाले इस्लामिक सर्कल ऑफ जापान से वाबस्ता हैं और इस्लामिक मिशन से बांग्ला बोलने वाले वाबस्ता हैं। दोनों बरहन तहरीकात इस्लामी ही के अज्जा हैं। इस्लामिक सर्कल ऑफ जापान को कायम है 22 साल हुए और उनका ये 22वां सालाना इजलास था जिसमें उन्होंने मुझे दावत दी थी प्रोग्राम में शिरकत की। मुकम्मल वहाँ 12 दिन रहने का मौका मिला। जापान की सरगर्मियों से मुताल्लिक़ मैं इंशाअल्लाह आपको 4 हिस्सों में तकसीम करके वहाँ की बात पर रखूँगा। पहली बात तो है कि जापान की कौम, जापानी नस्ल क्या होती है, कैसे है, उस पर कुछ बात करूँगा। फिर जापान में इस्लामी तहरीक, मुसलमान, इस्लाम, इस पर कुछ बातें होंगी। फिर उसके बाद जापान के जो सर्कल है इस्लामिक सर्कल ऑफ जापान, उसकी तरफ से रिलीफ वर्क जो हो रहा है उस पर कुछ बात करूँगा और आखिर में हिरोशिमा पर भी कुछ बात करूँगा। पहली बात यह है कि मेरी जो वहाँ मैं इस वक्त फ़्लाइट से पहुँचा तो 10:30 बजे के आसपास थे रात के, और उसके बाद हमारे 2 दोस्त वहाँ लेने आए, उनके साथ में चला। तकरीबन 58 किलोमीटर टोक्यो से बाहर है एयरपोर्ट। टोक्यो तक 58 किलोमीटर में जब जा रहा था तो रोड सुनसान था, खामोशी है हर तरफ से। हमारे यहाँ तो एयरपोर्ट का रोड इस तरह से खामोश नहीं होता। मैंने पूछा क्या बात है कि इतना खामोश है रोड, हालांकि बहुत बड़ा सेक्टर है टोक्यो का। तो लोगों ने कहा, मुझे बताया कि दुनिया का वाहिद एयरपोर्ट है जापान का जो रात के 10:30 बजे बंद हो जाता है। कोई फ्लाइट अगर उसके बाद आना हो तो वो जाकर किसी और जगह लैंड करे, लेकिन जापान में लैंड करने की इजाज़त नहीं है। और सुबह फिर 6 बजे खुलता है, 10:30 से 6 बजे तक वो रेस्ट होता है। तो इस वजह से आपकी आखिरी फ्लाइट है और आपके साथ जितने लोग आए बस उतने ही लोग हैं, बाकी ट्रैफिक नहीं है। फिर उसके बाद शहर तक पहुँचते हुए मैंने एक नई चीज़ वहाँ देखी कि रोड के दोनों जानिब लोहे की दीवार है। लोहे की दीवार से बना स्टील के परफोरेटेड प्लेट्स होती हैं, उसमें एक्वेस्टिक्स के कुछ और प्लेट्स लगाकर तकरीबन 6-7 इंच की दीवार है। 58 किलोमीटर में तकरीबन 30 किलोमीटर तक लोहे की दीवार चलती है। नई चीज़ है कि नेशनल हाईवे के दोनों जानिब इस तरह की एक दीवार हो। मैंने जब पूछा तो हमारे दोस्तों ने बताया कि दरअसल ये दीवार इसलिए कि जहाँ जहाँ बस्तियाँ आती हैं, आबादी आती है, तो ट्रैफिक के गुजरने के नतीजे में जो आवाज़ बर्पा होती है उससे उनके नींद में खलल वाक़ होता है, उनको तकलीफ होती है। इसलिए ये दीवार खड़ी कर दी गई ताकि उस आबादी को जो तकलीफ ना हो। उसके अलावा जहाँ दीवार नहीं है वहाँ तो या तो नदी है या खेतियाँ हैं, उस जगह उन्होंने दीवार नहीं बनाई है। तो उसके बाद मुझे पता चला कि जापानी कौम ऐसी कौम है जो इंसानों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखना, इंसानों का ख्याल करने वाली। ये वर्ल्ड वार 2 के बाद है। वर्ल्ड वार 2 से पहले की जापानी कौम अलग है, लेकिन उसके बाद की जो कौम है उसमें हम देखते हैं कि रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन बीइंग सबसे ज़्यादा उनके यहाँ पाया जाता है। दूर से खड़े होकर बात करेंगे, पेट्रोल पंप में आप जाएंगे डीजल पेट्रोल डालने के लिए, आदमी जो है बहुत दूर से खड़ेगा, जल्दी से कार पहुँचेगा। सारा जो सिस्टम है उसमें लगता है कि भाई लोगों का एहतराम, लोगों का जो रेस्पेक्ट है और इंसानों को कोई तकलीफ ना हो उसकी वाज़ेह अलामत हम देखते हैं कि इस तरह की दीवार वहाँ पाई जाती है। वहाँ मैं 12 दिन तक किसी सेल फोन को रिंग होते हुए मैंने नहीं देखा। खामोश एकदम साइलेंट मोड में होता है, जिसे वो लोग डिसेंट मोड कहते हैं। डिसेंट मोड में फ़ोन रखते हैं। जैसे हमारे यहाँ जब ट्रेन में बस में जाते हैं तो हर किस्म की म्यूज़िक हम सुन सकते हैं, और बात लोग कहते हैं कि सर म्यूज़िक सुनना जायज़ है लेकिन फ्री में हमको मिल जाता है सब ट्रेन में, बसों में।
वहाँ आप कोई म्यूजिक नहीं सुनेंगे, कोई रिंग नहीं सुनते हैं, बल्कि लोग बात भी नहीं करते। फोन आता भी है अगर तो बहुत खामोशी से बात करते हैं, दूसरों की कहानी भी से आप सुन नहीं सकते। रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन बीइंग वहाँ आप देख सकते हैं। इसी तरह किताब में खड़ते हैं लोग, कहीं आप हाथ मारते हुए किसी को नहीं सुनते। सिग्नल से रात के 2 बजे भी सिग्नल है तो सिग्नल में खड़े होते हैं, जबकि और 3 रोड पे कोई क्रॉस करने वाला ना भी हो तब भी वो क्रॉस नहीं करते। रेस्पेक्ट फॉर द लॉ, तो कानून का एहतराम, इंसानों का एहतराम, ये सारी चीज़ें उस कौम के अंदर पाई जाती हैं। उनके यहाँ बहुत सी खूबियाँ हैं, उनमें से एक खूबी ये है कि वहाँ चोरी नाम की कोई चीज़ नहीं है, चोरी का तस्वुर नहीं पाया जाता। हमारे एक दोस्त उनके घर में गए थे खाने के लिए, दोपहर का खाना खाकर जब हम निकले वो कार निकाल रहे थे तो उन्हीं के शेड में बाहर बच्चों के टॉयज, बड़े बड़े कार, बड़ा बत्ता ये सब पड़ा हुआ था। मैंने पूछा कि एकदम ओपन है, और वो डीप रिमोट विलेज में था। हर तरफ विलेज में जो घर है उसमें किसी घर को गेट नहीं पाया जाता, गेट ही नहीं है घरों में। अब है भी तो आर्किटेक्चर जरूरत के तहत गेट लगाया गया, वरना सेफ्टी के लिए गेट नहीं है, और सारा सामान बाहर पड़ा हुआ है, कोई चुराने वाला नहीं। तो हमारे दोस्त ने बताया कि अमीन साहब यहाँ के बच्चों की तरबियत ही ऐसी हुई है कि कोई चीज़ वो किसी की चुराते नहीं, और पूरी जापानी कौम में चोरी की आदत नहीं है। तो तब मुझे फ्लैश हुआ कि जब हम मुस्लिम दुनिया में चोरी नहीं होती है तो उसे हम इस्लाम की खूबी बताते हैं और कहते हैं कि सब इस्लामी निज़ाम किसी हद तक भी नाफिज होता है, तो इस तरह से होता है। लेकिन जापान में तो इस्लाम नहीं है, मगर हम देखते हैं कि वहाँ चोरी नहीं होती। हमारे एक और दोस्त ने बताया जो कार का बिजनेस करते हैं कि जापानी कौम से कार का बिजनेस करते हैं हम, और जापानी लोगों से बिजनेस करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए उनके यहाँ झूठ नहीं है। और पाकिस्तानी से अगर हम बिजनेस करते तो ज़रूर झूठ बोलता है। और झूठ नहीं होने की एक और दलील ये भी बताई कि अगर हम उससे कार लेते हैं और उसने कहा कि साहब ये डिफेक्ट है, और हम लेकर आ गए घर, उससे मालूम हुआ कि 3 डिफेक्ट उसने बताया, बाद में याद आएगा साहब एक चौथा डिफेक्ट है, तो फोन करके बताएगा देखिए मैं आपको बोलना भूल गया, उसमें ब्रेक लाइनिंग भी फट गया है, वो भी जरूर आप रिप्लेस कर लीजिए। तो मालूम हुआ कि इससे मुझे एक बात समझ में आई कि असल में फितरत पर जो लोग कायम होंगे वहाँ ये सारी चीज़ें उनके यहाँ खूबियाँ पाई जाती हैं। फितरी तौर पर वहाँ के बच्चे ना चोरी करते हैं, ना उनके यहाँ झूठ की आदत है, सच बोलते हैं, बिजनेस करना अच्छा लगता है। 2 अकाउंट उनके पास पाए नहीं जाते हैं, ब्लैक अकाउंट और वाइट अकाउंट, ये सारी चीज़ें उनके यहाँ तस्वुरी नहीं है। मैंने एक और ख़ास देखा वहाँ कि मजहब नाम की कोई चीज़ नहीं है। पूरे जापान में न मजहब है न खुदा है। कहने को तो आप नेट में अगर तलाश करेंगे तो उनका रिलीजन, ऑफिशियल रिलीजन शिंटो और बुद्धिज़्म मिलेगा, लेकिन कोई मजहब नहीं, कोई खुदा नहीं है उनका। बहुत ही कम लोग हैं जो बराए नाम साल में 1-2 मरतबा जाते हैं पूजा करने के लिए, वरना मजहब बेजार नहीं हो, खुदा बेजार नहीं है। एक ऐसी कौम है जिनके यहाँ न मजहब का तस्वुर है न खुदा का तस्वुर है। ये अजीब व गरीब चीज़ है सोचने समझने के लिए। वहाँ मैंने देखा कि लड़के लड़कियाँ, इंसानों का रेला समंदर जाता है, टोक्यो रेलवे स्टेशन से निकलकर चलते 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 रहते हैं, लेकिन कोई किसी से बात करता हुआ नजर नहीं आता। एक अजीब बात मैंने देखी कि कोई किसी से बात नहीं करता, लड़का लड़की पर हाथ नहीं डालता, कोई लड़का लड़की के हाथ थामे हुए नहीं है। पूरे टोक्यो में आप देख सकते हैं ये बात नहीं है। मैंने हमारे दोस्तों को पूछा कि क्या यहाँ मोहब्बत नाम की कोई चीज़ नहीं होती, लड़का और लड़की भी आपस में हाथ नहीं लगाते? कहा कि अमीन साहब यहाँ जापान का मामला है कि हर काम के लिए एक जगह मुतय्यन है, एक वक्त मुतय्यन है, उसी वक्त उसी जगह में आप वो काम देख सकते हैं। हर जगह आप नहीं देख सकते। इबादत है तो इबादत का भी एक सीज़न होता है। जिस सीज़न में मैं गया था वो 8-10 दिन का जो सीज़न है, वहाँ कोई मंदिर में जाते हैं, जो पूजा पाठ जिनको करना है वो करते, फिर उसके बाद साल के 360 दिन छुट्टी, 4-5 दिन उन्होंने इबादत कर ली। तो कहा कि हर चीज़ के लिए एक मुकाम है, एक जगह है, उससे आगे आप कोई और चीज़ नहीं देख सकते। यह है जापानी नस्ल को मैंने करीब से जब देखा। उनके यहाँ जो खामोशी है उसकी वजह यह है कि असल में मादा परस्त कौम है। हर आदमी करोड़ों में कमाने की तमन्ना रखता है। शादी 40 साल से कबल कोई करता नहीं। शादी से अगर 40 साल की बात करेंगे तो उससे पहले जो कुछ होना है वो बुराइयाँ उनके पास पाए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा जो है फीटिसाइड उनके पास पाया जाता है। बच्चों को मादर रहम में कत्ल कर देना, ये गुनाह भी उनके यहाँ पाया जाता है। और बाद लोगों को ऐसी बीमारियां भी कहते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा ऐसे जापानी जो किसी से मिलते ही नहीं, एकदम तन्हाई पसंद लोग होते हैं। मिलना जुलना और इंटरैक्ट करना, ये सारी चीज़ें उनके यहाँ नहीं पाई जाती हैं। जापान में कोई आदमी होमलेस नहीं, कारलेस नहीं, जॉबलेस नहीं। हर आदमी के पास जॉब भी है, कार भी है, घर भी है, सब है। आम मिस्त्री जो घर वर बनाता है, मैंने पूछा तो मालूम हुआ कि रोज की तनख्वाह उसकी जो कूली हम देते हैं 7,500 रुपये है। इंडियन कन्वर्शन में 7,500 रुपये एक मिस्त्री रोज का लेता है, जबकि हम महीने में 7,500 रुपये देते हैं। तो पैसों की फरावानी है, माल दौलत की फरावानी के नतीजे में होता ही है कि मादा परस्त कौमों के अंदर जो बीमारियाँ आती हैं वो सारी बीमारी है। वहाँ इंसानों से मोहब्बत वो नहीं पाएंगे आप, ख़ानदानी निज़ाम टूट रहा है वहाँ आप देखेंगे। वहाँ बड़ों का एहतराम नहीं पाया जाता। बच्चे 17-18 साल के होते हैं तो कहते हैं साहब
आज़ाद हो जाते हैं। बूढ़ों को बच्चों की ज़रूरत नहीं और बच्चों को बूढ़ों की ज़रूरत नहीं है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज़्यादा है, 82 साल है वहाँ का एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। बूढ़ों की बड़ी तादाद, 25% आबादी वहाँ की बूढ़ों पर मुश्तमिल है। 12.7 करोड़ 12 करोड़ 70 लाख की आबादी है जापान की, उनमें बड़ी तादाद बूढ़ों की है। और डॉक्टर साहबान यहाँ बैठे हुए बताएंगे कि उनका जो फर्टिलिटी रेट है वो 1.29 1.3। फर्टिलिटी रेट का मतलब सीधा साधा यह होता है कि किसी कौम की आम औरत औसतन कितना बच्चा जनती है, इस पर वो फर्टिलिटी रेट होता है। और बताते हैं जो स्लाइड में 2.11 फर्टिलिटी रेट, यानी एक औरत औसतन 2.11 बच्चा अगर जनेगी तो वो कौम 50 साल के बाद भी कम से कम उतनी तादाद पर बाकी रहेगी। उससे ज़्यादा अगर बच्चों की पैदाइश होती है तो कौम के अंदर तरक्की होती है और पॉपुलेशन ग्रोथ होता है। और जिस कौम का फर्टिलिटी रेट 2.11 से गिर जाए वो कौम एक्सटिंक्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। जापान का फर्टिलिटी रेट 1.29 1.3 है। तो इसका मतलब ये है कि ज़बरदस्त ड्रास्टिकली उनके पास पॉपुलेशन लॉस हुआ है और गुज़िश्ता 40 साल में उनका पॉपुलेशन गिरा है। हाँ, खुशी की बात उन्होंने बताई है, डेटा बताता है कि गुज़िश्ता साल उनके यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है 0.01%। तो पिछले साल में बनिस्बत इस साल तो ज़्यादा हो गया है, वरना यह है कि गुज़िश्ता 20-30 साल में मुस्तकिल उनका पॉपुलेशन गिरता आया है। ये जापानी कौम है। जापान की एक अजीब बात है कि इस्लाम वहाँ पहुँचा नहीं। 2300 से 1400 साल में वहाँ इस्लाम पहुँचा ही नहीं। आपको बराए नाम इस्लाम से वाबस्तगी के कुछ लोग या इस्लाम के पहुँचने और मुसलमानों के पहुँचने के वाक़यात कहेंगे। जब ओटोमान एम्पायर सल्तनत उस्मानिया के कुछ लोग जहाज़ के ज़रिए से दीगर कामों से वहाँ जाते थे तो 1-2 लोगों का आना जाना, इस तरह की कुछ बातें मिलती हैं। लेकिन सही तौर पर इस्लाम वहाँ फैलना शुरू हुआ 1970 के बाद। यह अजीब व गरीब है, 1970 से वहाँ इस्लाम फैलना शुरू हुआ बड़ी तादाद में। पाकिस्तान में लगा। मैं दूसरे मौजूद पर आता हूँ, इस्लाम जापान में तहरीक इस्लामी पर। तहरीक इस्लामी दरअसल बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की जमात इस्लामी के लोग भी हैं, कुछ हिंदुस्तान के और कुछ और लोग हैं जो यूज्ड कार्स का बिजनेस करते हैं। और 90% हमारे लोग यही यूज्ड कार्स का बिजनेस करते हैं। और ये कार जो इस्तेमाल शुदा कार है, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ये कारें जाती हैं। हिंदुस्तान में ये कारें नहीं आती, इसलिए कि कार प्रोडक्शन यहाँ होता है, इसलिए कि बैन है। यहाँ अगर कार लाते हैं हम जापान से तो 200% उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगता है, वरना पाकिस्तान, बांग्लादेश और तंजानिया और सारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और वेस्ट इंडीज तक इनके कार जाते हैं। और हमारे जो दोस्त हैं तहरीक से वाबस्ता, ये कार की तिजारत करते हैं। माशाल्लाह, ये जब गए कार की तिजारत करने के लिए तो वहाँ परमानेंट रेसिडेंट वीज़ा लेने के लिए ज़रूरत है कि वहाँ की औरतों से शादी करें। तो इसके नतीजे में वहाँ बड़ी तादाद में इन लोगों ने वहाँ की औरतों से शादी की। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि 12 करोड़ 70 लाख की आबादी में मुसलमानों की आबादी कितनी है? 30,000 मुसलमान हैं जापान में। और 30,000 में सिर्फ 300 वो लोग हैं जिन्होंने शादी की खातिर इस्लाम नहीं कबूल किया। शादी के अलावा किसी और वजह से जो इस्लाम कबूल करते हैं, इस्लाम को सोच कर समझ कर इस्लाम की कोई बात पसंद आ गई हो, इस वजह से जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया उनकी तादाद 300 है 3000 में से। बाकी जितने हैं वो या तो मुसलमानों से जिन्होंने शादी की कन्वर्ट हो गए तो मुसलमान हो गए, और उनसे जो बच्चे जन्म लिए वो बच्चे जापानी नस्ल के कहलाते हैं कानूनी तौर पर, क्योंकि उनकी पैदाइश जापान में भी और उनके शौहर को जापान का परमानेंट वीज़ा रेसिडेंस वीज़ा मिलता है। इस तरह से ये अजीब व गरीब कौम है जिसके अंदर आज भी 2011 में भी जापानी नस्ल के जापानी नजात के मुसलमान आपको 300 से ज़्यादा नहीं मिलते। वहाँ बाकायदा ऐलान शुदा जो मस्जिद है वो 30 से 40 मस्जिद, इतनी मसाजिद पूरे जापान के अंदर पाई जाती हैं। उनमें से 10 के करीब मसाजिद हमारे इस्लामिक सर्कल ऑफ जापान के लोग चलाते हैं, बाकी और 20-25 मसाजिद दूसरे लोग चलाते हैं। इसके अलावा मुसल्ले हैं, कहीं कहीं रमज़ान में नमाज़ पढ़ने के लिए मुसल्ले बना लेते हैं। सब मिलाकर लोग कहते हैं कि 100 के करीब है। वरना मस्जिद में एक ही मस्जिद है जो मस्जिद की शक्ल में है। जैसे ये आर्चेस वगैरह होते हैं तो वो तुर्कों ने बनाई है। बाकी मस्जिद है, इस्लामिक सर्कल ऑफ जापान ने जो मस्जिद बनाई है वो बीच बाजार में एक शराब की दुकान थी, उस शराब की दुकान को माशाल्लाह उन्होंने खरीद लिया और मस्जिद बना दी। तो बिल्डिंग ऐसी ही होती है, सामने एक प्लाईवुड में आर्च कट करके लगा देते हैं तो अंदाजा होता है सभी मस्जिद है। वरना मस्जिद की शक्ल में मस्जिद आपको नहीं मिलती है, सिर्फ एक मस्जिद मिलती है। बहुत अच्छी बात है कि जितने दोस्त हमारे हैं बेशुमार इंफाक करते हैं। मस्जिदों को बनाना कोई मामूली चीज़ है,
टोक्यो सपोज टू बी द कॉस्टलीस्ट लैंड, दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगी ज़मीन अगर है तो टोक्यो में है, और वहाँ 2 मस्जिदें और जगह भी मस्जिदें, सारी मस्जिदें हमारे जो दोस्त थे तहरीक के वो अपने जेब के पैसे से बनाते हैं, वहाँ एक पैसे बाहर का आता नहीं, जैसे दीगर जगह आती है अरब के शेख ने बना दिया फलाने कर दिया, वहाँ कोई पैसे अंदर आ ही नहीं सकता और पैसे बाहर जा नहीं सकता। सारा हिसाब किताब इतना पक्का है कि हमारे पास दोस्त मुझसे पूछने लगे कि ज़कात देना उनके लिए बहुत तकलीफ का मामला होता है, ज़कात देने की बड़ी परेशानी होती है कि ज़कात निकालें तो कैसे निकालें, दे तो किसे दें। जापान में कोई ज़कात देने वाला आदमी नहीं है, कोई ऐसा गरीब नहीं जिसे जाकर आप ज़कात दें, हर आदमी करोड़पति है तो किसे ज़कात देंगे। अब वो पाकिस्तान में हिंदुस्तान में ज़कात देना चाहते हैं तो कहते हैं सब गवर्नमेंट के क़वानीन के मुताबिक वो उनके एक्सपेंडिचर में नहीं बता सकते ज़कात, तो इसलिए अपने जेब खर्च के लिए पैसे निकालते हैं, उसी से बड़ी रकम वो ज़कात की भी निकालते हैं, उनके ये सब मसाइल हैं। ये बहरहाल ऐसे उलमा का काम है जो जदीद चीज़ों को भी जानते हैं, इस्लामी चीज़ों को भी जानते हैं, वो बताएं कि साहब इसमें क्या करना चाहिए, इसलिए कि 2 अकाउंट भी नहीं है, कर नहीं सकते वहाँ। तो तहरीक के लोग जितना काम करते हैं सब अपने पैसे से करते हैं, मस्जिदें बनाते हैं, मस्जिद में हर 3 महीने में एक मौलवी को बुलाते हैं, इमाम को बुलाते हैं, तो इमाम वहाँ मुकर्रर, इनके लगभग 10 मसाजिद हैं, 8 से 10 मसाजिद, उन मसाजिद में इमाम का तकर्रुर, उनकी तनख्वाहें, आने जाने की टिकट सब अपने पैसे से देते हैं, कोई चंदा नहीं, कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं जो मुसलमान दूसरे लोगों से जैसे लेते हैं, सिर्फ तहरीक के लोग अपने पैसों से करते हैं। ये बहुत बड़ी खूबी की बात है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके काम में जो तासीर है, जो इफेक्ट है, उसकी वजह यह है कि वो अपना पैसा खर्च करते हैं। जिस चीज़ में आदमी अपना पैसे लगाता है उस चीज़ से उसे मोहब्बत लाजिमन होती है, इसलिए वहाँ तहरीक के काम में हम देखते हैं बड़ी रूहानियत, बड़ी जाज़िबियत, जोश व खरोश उनके दोस्तों के दरमियान, शिकवे शिकायत झगड़े, ये सारी चीज़ें आप सोच भी नहीं सकते, इसलिए काम में लगे हुए हैं, हर आदमी काम करता है, तो सारी ये सब चीज़ें वहाँ नहीं पाई जाती, प्रैक्टिकल मैदान में वो लोग काम करते हैं। उनका जो सालाना इज्तिमा होता है, उस सालाना इज्तिमा में तकरीबन 500-600 लोग तशरीफ लाते हैं, ऐलान करते हैं, हैं कितने मुसलमान, लगभग कहते हैं कि 1 लाख मुसलमान एक्सपैट्रिएट्स जो बाहर से आकर रहते हैं, बहुत कम तादाद है, यानी 13 करोड़ की आबादी में 1 लाख मुसलमान जो बाहर के हैं। जापानी नजात के मुसलमान 30,000 हैं, ये दोनों में फ़र्क कर लें, बाहर के जो लोग हैं वो 1 लाख में काम करते हैं, पढ़ते हैं, दीगर काम के लिए वो जापान आए हुए हैं, ये सब लोग बहुत इस्लामी काम करते हैं। उनमें से तहरीक इस्लामी के साथ यानी सर्कल के साथ 2 जापानी नजात मुसलमान वाबस्ता हैं, 2 लोग वाबस्ता हैं। ये भी सुनकर आपको ताज्जुब होगा कि वहाँ मर्द मुसलमान नहीं, औरतें ही होती हैं मुसलमान, मर्द कबूल ही नहीं करते, मर्द के पास वक्त ही नहीं है, इतना वो मशीन की तरह कमाते हैं सुबह से लेकर रात तक, किसी के पास वक्त नहीं कि आपसे बात करें, आपकी किताब पढ़ें, इसलिए वहाँ मर्दों की तादाद मुसलमानों में बहुत कम है। ख़वातीन ही जो मुसलमान हैं या जो लड़के हैं, अभी बच्चे हैं, इंशाल्लाह आइंदा 10, 15, 20 साल के यही बच्चे जब आगे बढ़ेंगे तो इस्लाम की खिदमत करने वाले बनेंगे, वरना उसमें से बहुत कम जो मर्द लोग हैं उनमें से 2 लोग हमारे पास हैं जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं और दावती काम करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाकर लेक्चर देते हैं, पार्कों में जाकर लेक्चर देते हैं, जहाँ हमारी मस्जिद है उस मस्जिद के अतराफ दावती काम करते हैं, गश्त करते हैं, जाकर बुलाती हैं, जापानी लोगों को मस्जिद में बुलाती हैं हफ्ते में 1 मरतबा या महीने में 1 बार, और जमा करके उनको खाना वगैरह खिलाती हैं। मैंने पूछा कितने आते हैं, तो कहा वो बड़ी खुशी से कहते हैं साहब इस हफ्ता जो हमारे पास 5 लोग आ गए। नहीं, हिंदुस्तान में अगर आप सोचेंगे तो कम से कम 50 लोग जमा करते हैं, 500 लोग जमा करते हैं, वो सारी मेहनत करके 5 लोगों को 7 लोगों को जमा करते हैं, खाना खिलाते हैं और मुसलमानों के खानों को बहुत पसंद करते हैं, खिलाते पिलाते और फिर इस्लाम की दावत रखते हैं। मसला ये कि इनके पास जापानी ज़बान बोलने वाले भी लोग मौजूद नहीं और जापानी ज़बान की लिटरेचर की भी शदीद कमी पाई जाती है। यही बातें हमारी इनके दरमियान होती रही कि असल काम जो जापान में करने का है वो इस्लाम को बड़ी तेज़ी से फैलाने के और उसके लिए बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लिटरेचर और ऑडियो वीडियो कैसेट जितनी चीज़ें तैयार करना है वो तैयार करने की वहाँ ज़रूरत है और उस काम पर वो लोग तवज्जो दे रहे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद जब इस्लामी पाकिस्तान से हैं, क्योंकि यहाँ दावती काम का तसव्वुर नहीं है, लेकिन वो हिंदुस्तान की जमात के लोगों को इसलिए बुलाते हैं कि हम एक प्लूरल सोसाइटी में रहते हैं और प्लूरल सोसाइटी में इस्लाम को कैसे फैलाया जाता है उसके तजुर्बात से वो इस्तेफादा करने के लिए उमूमन हिंदुस्तान के तहरीक के दोस्तों को वो ऑफर देते हैं और बुलाते हैं। सवाल जवाब की नशिस्तें होती तो खूब सवाल करते हैं, बेशुमार सवाल करते हैं। अब मौलाना जैसे लोग जाए तो बहुत मुफीद है साहब, वो नमाज का मसला, वुज़ू का मसला, तयम्मुम का मसला, जराबों पर मसाह करने का मसला, ये तो खूब करते रहते हैं, सवालात की बौछार करते हैं। उनमें से 2-3 जो सवाल जो मुश्किल सवाल है, उनमें से एक सवाल है वो है निकाह का सवाल। निकाह जो है 2 टाइप के करते हैं, बाज़ लोग जो तहरीक से वाबस्ता है वो ओरिजिनल निकाह करते हैं, बाकायदा निकाह करते हैं तो औरत के साथ वो अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारते हैं। बाज़ लोग होते हैं जो सिर्फ पेपर का मैरिज करते हैं, उसका नाम है पेपर मैरिज,
वो किसी औरत से जाकर बात करते हैं, इतना लाख रुपए से देते हैं और उसके नतीजे में वो शादी होती है। वहाँ एज पर द लॉ जो कुछ होता है कॉर्पोरेशन में शादी हो जाती है और लाजिम है कि शादी की शुरुआत में 1 साल तक कभी भी इंटेलिजेंस वाले फोन करते हैं रात में भी, इसलिए 1 साल तक रात में तो वहाँ क़ियाम भी करते हैं, लेकिन दोनों में एग्रीमेंट होता है कि सब मियाँ बीवी नहीं होंगे। अब सवाल ये कि साहब इसका क्या कि शरीयत में क्या गुंजाइश है, ये बार बार सवाल करते रहे। लोग चाहते हैं कि उनके मन में जो जवाब है वो जवाब हम दें, लेकिन वो जवाब हम नहीं दे सकते। हमने कहा कि साहब ये खेल नहीं है शादी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि शादी में इन्हें ईजाब व कबूल में और तलाक व खुला में और मैयत के मामले में कोई मजाक नहीं है। यानी किसी ने आदमी ने मजाक में भी कहा कि मैंने कबूल किया तो वो कबूल है, किसी ने मजाक में भी अगर तलाक दिया तो तलाक है, इसमें कोई मजाक नहीं है, इसमें कोई दिल लगी नहीं, वो सीरियस चीज़ है। तो मैंने बताया कि देखिए शरीयत के हिसाब से आपने जिससे शादी की वो आपकी बीवी है, क़यामत के दिन उसके हक के मामले में आपसे सवाल होगा। क्या बोला ना सही है क्या ये? या वो ये चाहते हैं कि साहब ये तो पेपर मैरिज है, हमारी बीवी तो असल पाकिस्तान में है, नहीं चलेगा ना। शादी हुई है, जिस मुल्क में आप रहते हैं मुल्क का जो कानून है उस कानून की पासदारी करना लाजिम। और शादी का दुनिया में सब जगह एक ही कानून होता है कि 4 लोगों के सामने जो उसकी गवाही देते हैं, हमारे यहाँ मस्जिदों में मंदिरों में होता है या बाद जगह जो इस तरह के ऑफिस में जाकर साइन करना पड़ता है। एक सवाल तो बार बार कई लोग हैं बाद में आकर मुझसे सवाल करते रहे, नहीं आपने जो जवाब दिया वो जवाब सही नहीं है, होना तो ये चाहिए कि तो सब ये तो पेपर मैरिज है, इसका सीरियसनेस नहीं होना चाहिए। तो हमने कहा कि मेरे मालूमात में तो यही है कि वो आपकी बीवी है, आप एक काम कीजिए, या तो जाइए उससे और कहिए कि मुझसे गलती हो गई। कहने लगे मैं 10 साल से ऐसे ही करता हूँ, तो 10 साल तो गलती के गुजर गए, कम से कम अब तो आप रेक्टिफाई करें, या तो अज़वाजी ताल्लुक़ कायम करें या उससे माफ़ी करके आप तलाक खुला का मामला करें, कंप्लीट करें। फिर रिस्क ज़राए अल्लाह ताला पैदा करता है, 10 साल आपके यहाँ गुजर गए तो और ज़राए में पैदा हो गए होंगे जहाँ से आप वीज़ा निकाल सकते हैं। तो एक बात ये है। दूसरा इसका रिवर्स मामला ये है कि जब कोई आदमी वहाँ शादी करना चाहता है तो लाजिम है कि उसकी एक ही शादी हो, दूसरी शादी की इजाज़त नहीं है जापान में। तो उसकी जो असल बीवी है उसे तलाक देना पड़ता है। तो कहते हैं कि एक साहब ने मुझसे भी कहा, और कई केसेस ऐसे आते हैं, अपनी बीवी से जो है वो तलाकनामा लिखवा लेते हैं। कहते हैं भाई हम तो मियाँ बीवी हैं, ये तो जापान में जाकर कमाने के लिए पेट की मजबूरी है, तो औरत को तलाक देते हैं। आज पेपर हम मस्जिद से पेपर लाते हैं पाकिस्तान के, इंडिया के, और यहाँ लाकर जापान के कॉर्पोरेशन में सबमिट करते हैं कि पुरानी बीवी को हमने तलाक दे दिया, तो दूसरी बीवी से उनकी शादी होती है जापान में। फिर वापस पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश है तो फिर पुरानी बीवी को अपनी बीवी मानते हैं। तो मैंने कहा कि ये मजाक नहीं है, इस्लाम में ये एग्रीमेंट एडजस्टमेंट सारी चीज़ें नहीं चलती हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि साहब इसका कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए कि यहाँ एक ही शादी की इजाज़त है, दूसरी शादी की इजाज़त नहीं है। तो बहरहाल मेरी दानिश में जो बात समझ में आई मैंने बताई है। अब लोग मुझसे लोगों ने कहा कि साहब ये आप ही से नहीं, जितने लोग आते हैं, मौलाना यूसुफ इस्लाही साहब कई मरतबा आ चुके, मौलाना एजाज अहमद असलम साहब आ चुके, रफ़ीक कासमी साहब आ चुके, ये तो बड़े बड़े उलमा हैं हमारी सफ़ों के, इनसे भी यही सवाल करते रहे, इन बुजुर्गों ने भी यही जवाब दिया कि शादी आन पेपर नहीं होता है, तलाक आन पेपर नहीं होता, जो कुछ होता है वो रियलिटी में होता है, हकीकत में होता है। तो तहरीक इस्लामी के लोगों के सामने ये चैलेंजेस भी हैं। एक तो चैलेंज है इंटरनल चैलेंजेस है, और दूसरा जो चैलेंज मैंने बताया कि अकाउंटिंग का मसला है जिसमें पैसे लेना और देना उनके लिए इंतहाई मुश्किल काम होता है। तीसरा उनका मसला है दावती काम करना हो तो उसके लिए उनके पास मर्दों की भी कमी है, औरतें भी तो करती ही माशाल्लाह, लेकिन जिस तरीके से मर्द कर सकता है लगाकर वक्त लगाकर, औरतों को तो अपने घर बार और बच्चे धंधे सारी चीज़ें होती हैं, तो मर्दों की भी कमी है और लिटरेचर की भी कमी है दावती काम करने के लिए। इन सब के बावजूद माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं। और वहाँ भी मुख्तलिफ तबके के लोग, तबलीगी जमात, बरेलवी हजरात हैं, वो भी अपनी अपनी मस्जिदें बनाए हुए हैं, लेकिन सबके दरमियान इन्होंने बहुत अच्छा रैप बनाया है, सबसे खुशगवार ताल्लुकात हैं। यानी मेरे प्रोग्राम बात जगह ऐसे मकामात पे भी हुए जो जमात के या सर्कल की मस्जिदें नहीं बल्कि दीगर लोग चलाते हैं, वहाँ भी उतनी ही गर्मजोशी के साथ उन्होंने मदू किया, प्रोग्राम किया, खाना खिलाया, मुलाकातें, ये सारी चीज़ें होती रही। वहाँ एक मसला है हलाल खाना, कहीं भी आपको हलाल खाना मिलना बहुत मुश्किल काम है। टोक्यो में आपको कहीं मस्जिद मिलेगी या हलाल खाने की जगह मिलेगी, वो छोड़े तो फिर 150 किलोमीटर के बाद किसी और गांव के अंदर आपको इस तरह का होटल जो पाकिस्तानी चलाते हैं वो मिलेगा, वरना यह कि हलाल खाना में मिलता नहीं। इवन ये कि जो होते हैं 7-11 चेन स्टोर्स वगैरह ही वहाँ भी आप जाकर बन लेंगे तो लोग कहते हैं बन भी नहीं खाना चाहिए इसलिए कि उसमें एनिमल फैट इस्तेमाल होता है। सलाद लेंगे तो सलाद में भी जो है वो उसके जो है खिंजीर के गोश्त के कुछ टुकड़े रहते हैं, तो बहुत मुश्किल हलाल खाने का मिलना वहाँ होता है। सब चीज़ों के साथ एक हमारे दोस्त के घर में खाना खाए, उन्होंने कहा कि मैंने सब खाइए चिकन, बिल्कुल फ्रेश है, सिर्फ 6 महीना पहले आया है जापान में, तो वो लाकर स्टोरेज में रखते हैं, सिर्फ 6 महीना पहले आया है, पता साल पुराना भी मिलेगा, 6 महीना पुराना ये चिकन को खाते हैं।
तो ये बहरहाल इस्लाम और मुसलमानों के लिए वहाँ काम करने के लिए बहुत सी गुंजाइश है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत से लिमिटेशंस भी हैं। तीसरे मौजू पर हम आते हैं कि सर्कल ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया सुनामी के बाद। सुनामी ने जब हिट किया तो फुकुशिमा और आगे इवाते वगैरह जिनके स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स की सुनामी ने हिट किया, जल्जला भी आया। जल्जले से कोई मौत वाक़ नहीं होती, ये आपको मालूम होना चाहिए कि कोई कंक्रीट स्ट्रक्चर वहाँ नहीं होते जैसे हमारे यहाँ होते हैं, वो सब स्टील स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें बोल्ट नट पर है। जल्जला आए भी तो वो बिल्डिंग जरा झूल कर फिर खड़ी हो जाती है, जिससे फैटल डेथ नहीं होता, इंजरी हो जाए, कोई बीम गिर जाए, कोई टेबल, हर चीज़ लाइट वेट है, दीवारें भी जो प्लाईवुड के होते हैं। लेकिन सुनामी ने जो है तबाही मचाई, और मैं गया था तो मैंने देखा कि बस्ती उसने उलट दिया, बर्बादी मचा दी है। ऐसे तकरीबन 15-20 बस्तियाँ हैं। एक बस्ती को हमें जाने का मौका हुआ जहाँ मलबा पड़ा है, एक घर के ऊपर दूसरा घर, दूसरे घर के ऊपर तीसरा घर, एक कार है जो तीसरी फ्लोर में नजर आ रही है, एक शिप है जो शहर के डीप अंदर 2 किलोमीटर अंदर शहर के बीचों बीच में एक जहाज आकर बैठ गया है। वह तो सुनामी के पानी ने उठाकर जो मारा, उसके नतीजे में पूरी बस्ती बर्बाद हो गई। बस्ती में कोई चीज़ बाकी नहीं रही है, और वहाँ की मशीनरी इतनी ज़बरदस्त है हुकूमत की, फटाफट से उन्होंने सारे मलबे एक जगह जमा कर दिया, रोड तैयार कर दिया। वो रेस्टोरेशन का काम बहुत फास्ट उन्होंने किया है। ये जो सुनामी रिलीफ वर्क किया, हमारे दोस्तों ने बताया कि सर्कल ही वाहिद इदारा है, पहली तंजीम है जिसने रिलीफ का काम किया हुकूमत के अलावा। बाकी जितने लोग थे वो रेडिएशन के डर से भाग गए, जितने गोरी चमड़ी के लोग थे सबके लिए स्पेशल फ्लाइट्स आए, और अमेरिकन, यूरोपियन सब उन्होंने खाली कर दिया जापान को। लेकिन मुसलमानों के लिए इस्लाम की जो तालीमात थी, कहाँ से दलील लाते हैं? वो जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जहाँ कहीं गए थे तो ताउन की वबा फैल रही थी, वो आना चाहते थे, तो वही था ना कि साहब इस्लाम में यह बात है कि जहाँ ऐसे वबा फैल जाए, मुसलमान वहाँ से न छोड़ कर जाए, न कोई मुसलमान वहाँ जाए। ये बात है। तो रेडिएशन का जो प्रॉब्लम हुआ तो लोग भागने लगे, लेकिन मुसलमानों ने कहा कि जो किस्मत में है वो होकर रहेगा, भागने से, फरार इख्तियार करने से बहुत से आदमी फरार इख्तियार नहीं कर सकता। तो इसलिए वहाँ रुक कर उन्होंने काम किया। 45 दिन हुए थे सुनामी होकर, मैं जब गया था तो 45 दिन में उनका 34th विजिट था, 34वें मरतबा उन्होंने उस सुनामी के इलाका का दौरा किया। सुनामी का इलाका कितना दूर है टोक्यो से? टोक्यो से 10 घंटे के सफ़र पर है, रात भर सफर करते हैं। और सफर कौन करते हैं? यही जो हमारे सर्कल के लड़के हैं, उनमें से एक लड़का है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पीएचडी कर रहा है, एक आदमी कंप्यूटर पर पीएचडी कर रहा है, एक आदमी डेंटल साइंस पर पीएचडी कर रहा है। ये सब ऐसे लड़के हैं जो पढ़ते हैं या ऑफिस में काम करते हैं, रात भर ट्रेनिंग करते हैं लड़के लोग। हम भी गए वहाँ जाकर उतरने के बाद वहाँ देखा कि सब चाय पीना चाहते हैं, तो लोगों ने बताया चाय की दुकान नहीं है किसी भी बस्ती में। और भी वो बस्तियाँ जाने का मौका मिला, चाय की दुकान नहीं, बीड़ी सिगरेट की दुकान नहीं, पान की दुकान नहीं, धोबी की दुकान नहीं, कोई दुकान नहीं है जापान में कहीं। गरीब आदमी रखता है, कोई आदमी गरीब नहीं है तो पान बीड़ी की दुकान क्यों रखेगा? मैंने पूछा फिर कैसे? कहा कि हर गांव के अंदर लॉसन एक है, 7-Eleven एक है, इस तरह के वो सुपर मार्केट्स हैं, वहाँ सुपर मार्केट में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसलिए गाँव के अंदर भी आपको चिल्लर दुकान जिसे कहते हैं, कोई चिल्लर दुकान नहीं मिलती। सब लोग पहुंचते हैं, न टॉयलेट जाने का मौका होता है, न नाश्ता करते हैं, सब फौरन उतरने के बाद असल में टोक्यो में लिखाना पड़ता है कि आप जब जा रहे हैं रिलीफ के काम के लिए, तो रिलीफ के काम के लिए आपको नंबर दे दिया जाता है कि किस कैंप में जाना है। उस कैंप में हम चले जाते हैं। 34th विजिट, हर विजिट में ये 2 जगह या 3 जगह जाते हैं, तो उससे मालूम हुआ कि कम से कम 100 सेंटर्स पर या 100 सेंटर में से कई सेंटर को रिपीट किया हुआ है इन्होंने, 100 सेंटर में इन्होंने रिलीफ का काम किया। क्या रिलीफ का काम करते हैं? अब उसके बाद सर्कल के बाद दीगर एनजीओज, रेड क्रॉस और यूएनओ के जो ह्यूमैनिटेरियन एड सोसाइटी से ये बाद में आने लगे, वरना माशाल्लाह सर्कल के लोग डे 1 से काम करते हैं। 3-4 वैन में जाते हैं, ज़बरदस्त चिकन वो ये सारी चीज़ें ले जाती हैं, वहाँ जाकर सब मिलकर काटते बनाते हैं, सालन बनाते हैं, छुरमा बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, लाइन से टेबल पर जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद हम खड़े हो जाते हैं, एक आदमी रोटी देता है, एक आदमी सालन देता है, एक आदमी जो है सलाद देता है, एक आदमी जूस देता है। 12 बजे का टाइम है तो ठीक 12 बजे वहाँ से लोग निकलते हैं, वहाँ जहाँ उनका व्यायाम होता है, जैसे वो होते हैं स्कूल होते हैं, फंक्शन हॉल होते हैं, वहाँ से आते हैं। उस कौम की तहजीब है कि आते और लेते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। हरी खुदा खुदाईमास, हरी खुदा खुदाईमास ये बोलेंगे, थैंक यू। पहली ने कहा, दूसरी ने कहा, तीसरी ने कहा, यहाँ तक होगा तो फिर राउंड शुरू होता है। तो सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 1000 मरतबा मैं यही सुनता रहा, हरी खुदा खुदाईमास, थैंक्स अदा करते रहे। मैंने एक बच्ची को आने के साथ तो बताते हैं 3-5 ऐसा बता देते हैं,
उतने लोगों को खाना देना होता है, घर पे बूढ़ा भी बैठा होता है, एक 3 का खाना दे दिया, 3 का जूस दे दिया। एक बच्ची थी 10-11 साल की, मैंने उसे और एक्स्ट्रा जूस दिया, उसने लेने से मना कर दिया। लोगों ने कहा कि नहीं, यहाँ के बच्चों में ये आदत ही नहीं है। कहा एक बात कि एक गलती भी है, वो ये कि यहाँ के बच्चों में उनका बचपन मौजूद नहीं है। बच्चों में बचपन होता है ना, छीन कर खाना, मांग कर खाना, ये सब होता है। चुलबुले होते हैं बच्चे, वहाँ के बच्चे ना चुलबुले होते हैं, नहीं सब चीज़ें। ये तो मतलब मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा ओवर मैच्योर होते हैं। फिर हमारे दोस्त ने कहा कि वो हिंदुस्तान से आए, मोहब्बत से दे रहे हैं, आप अपनी बच्ची से कहिए कि ले ले। माँ ने जब कहा तो बच्ची ने हाथ बढ़ाकर एक एक्स्ट्रा जूस लिया, वरना कोई एक्स्ट्रा भी लेता नहीं। हमारे दोस्तों ने वहाँ माशाल्लाह नए यहाँ की तरह नहीं पुराने कपड़े देने के लिए पैंट, शर्ट, अंडरगारमेंट, चप्पल, जूते सब डब्बे रखते थे। हर आदमी आएगा, हर मर्द हर औरत अपना पैमाना लेंगे, पैमाइश लेंगे, जो मेजरमेंट है उसके मुताबिक एक पैंट, एक शर्ट, एक जूता लेकर चले जाते हैं। हिंदुस्तान में भी हमने शायद वो किया था, रिलीफ का काम नागपट्टिनम में, डब्बे के डब्बे मार जाते हैं, रखेंगे क्या तो सारा खाली कर देते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं सब जितना एक आदमी एक लेता है चला जाता है, इस तरह से रिलीफ का काम हुआ। दूसरी जगह गए, वहाँ भी हमने खाना खिलाया। वहाँ एक औरत इतना खुश हो गई, वो पढ़ती थी, क्या पूछती थी, इस्लाम क्या है, इस्लामिक सर्कल ऑफ जापान, अरे कौन लोग हैं आप, कहाँ से आए, उसको मालूम नहीं इंडियन कौन है, पाकिस्तानी कौन होते। दोस्तों ने तारुफ कराया, वो आती है हमारे पास बात करती, फिर चले जाती है, फिर आती है, फिर बात करती है, एकदम जोश में थी। मैंने हमारे दोस्तों से पूछा कि क्या ये औरत पी हुई है, शराब पी कर कितना दीवाने की तरफ बचती। कहा कि ऐसा नहीं है साहब, हुआ ये है कि इसका शौहर भी इसके बच्चे भी पानी में मारकर चले गए, तो वो मेंटल वो जो तवाज़ुन है उसने खो दिया है। और अब जब कोई उनकी खिदमत असल में खुश इसलिए हो गई, ये बोलने भूल गया मैं, कहती कि सब 10 दिन से मैं एक ही कपड़े हूँ, मेरे साइज का कोई कपड़ा नहीं था, आज आप जो लाए वो कपड़ा देखो शू कितना प्यारा है, कितना मेरे साइज का फिटिंग हो गया, देखो ये पैंट कितना अच्छा लगता है, बार बार बोलती थी। गोया कि 10 दिन के बाद उसे अपने साइज का कपड़ा मिला। और ये सब लोग वो हैं जो करोड़पति लोग हैं, यहाँ की तरह में नहीं। जैसे हिंदुस्तान में सुनामी आई तो हम लोगों ने जो किया उसके नतीजे में फकीर लोग जो है करोड़पति बन गए, यहाँ तो ऐसा होता है, वहाँ ऐसा नहीं है, हर करोड़पति है। लेकिन वक्त ने ऐसा उनको मुकाम पर पहुँचा दिया, कुदरत का करिश्मा है कि सब कुछ होते हुए आज वो हाथ फैलाने पर मजबूर है, लोगों के सामने हाथ फैलाकर वो खाना लेते हैं। ये गोया कि इबरत का मुकाम है। दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी औलाद पर हम लोगों को ऐसे अंजाम से हिफाजत फरमाए। बहुत अफसोस की बात है कि साहब इतनी सब कुछ सहूलियात होने के बावजूद अब ये कि हुकूमत ने क्यों रिलीफ का काम बहुत तेजी से नहीं किया, तो लोगों ने बताया कि नंबर 1 ये है कि एक और ज़लज़ला एक्सपेक्टेड था जो 8 रिक्टर स्केल के बड़े पैमाने पर आता है, उसके बाद रिहैबिलिटेशन का काम शुरू करना चाहते थे। दूसरा ये काम कि फुकुशिमा का जो डिजास्टर था उसे वेस्टर्न मीडिया बहुत हाईलाइट करता था और 1700 लोगों ने बॉन्ड पेपर में कमिटमेंट दिया कि हम अपनी जान का नजराना पेश करके इस फुकुशिमा को सेव करेंगे। और 1700 इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस मिलकर उसे कंक्रीट वगैरह से कवर कर दिया और रेडिएशन का जो खतरा था उसे खत्म किया। तो फुकुशिमा पर उनकी तवज्जो थी, इसलिए उन्होंने दूसरे काम पर तवज्जो नहीं दी। पूरी हुकूमत की मिशनरी उस पर लगी थी कि उसे कंट्रोल किया जाए, उस डिजास्टर को कंट्रोल करें। उसके बाद वो दीगर काम पर गए। ये 3 चीज़ें हो गई। मैंने जापान के बारे में कुछ बताया और उसके बाद इस्लाम और इस्लामी तहरीक और इस्लामिक रिलीफ फर्क। आखिरी चीज़ है वो है हिरोशिमा। हिरोशिमा के बारे में हम पढ़ते रहे, पढ़ना कुछ और है लेकिन जाकर देखने से उसका रियलाइजेशन होता है। अजीब और गरीब चीज़ है। टोक्यो से 647 किलोमीटर 647 किलोमीटर जाना पड़ता है और वहाँ पहुँचा मैं तो वहाँ एक साहब आए, ले गए, सब दोस्ती की मुलाकात हुई। हिरोशिमा जो शहर है वो पूरा शहर उन्होंने रीबिल्ड कर दिया है, कोई चीज़ आपको नहीं लगेगी, एकदम नया शहर है, बहुत खूबसूरत शहर उन्होंने बना दिया है। एक मॉन्यूमेंट है जो म्युनिसिपैलिटी का कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग है वो टूटा हुआ वो है, उसको बाकी रखा उन्होंने, उस मॉन्यूमेंट को बाकी रखा, बाकी सब चीज़ों को उन्होंने रेस कर दिया, रेस करके नई जिंदगी उन्होंने बना दी है। वो एक इमारत खड़ी है जो हिरोशिमा को याद दिलाने के लिए, हाइपो सेंटर जहाँ बम डाला गया उसको हाइपो सेंटर कहते हैं, उससे ये 600 मीटर दूरी पर ये वाक़ था। और वो कहते हैं सब हाइपो सेंटर का 2 सर्कल उन्होंने बनाया है, वहाँ एक म्यूजियम है, उसमें मालूम होता है 2 सर्कल है। पहला सर्कल है जो 2 किलोमीटर के डायामीटर पर है, बस शहर का अंदरूनी हिस्सा, शहर का फिर बाहर का 2 किलोमीटर का रेडियस है, वो बैरूनी हिस्सा है। शहर का जो अंदरूनी हिस्सा है जहाँ बम गिरा, उस बम के नतीजे में आनन फानन लगभग 1 लाख लोग उस वक्त मर गए। और फिर उसके बाद पूरी जो मौत वाक़ई हुई है हिरोशिमा में वो 1,66,000 और बाहर में जो सेकंड 2 किलोमीटर का रेडियस है उसमें जो है लोग मरते गए और 1 महीना 1.5 महीने के बाद जो लोग मरे उन सब की तादाद कुल मिलाकर 1,66,000 लोगों की मौत वाक़ई हुई है।
ये 6 अगस्त 1945 को पहला दुनिया का एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया। अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 में फौरन तैयारी की। 1941 में अपने टॉप एक्सपर्ट्स बुलाया, एटॉमिक बॉम्ब की तैयारी की और 3-4 साल के अंदर वो बम तैयार हुआ और लाकर पहला बॉम्ब था जो गिराया गया हिरोशिमा में 6 तारीख को और 9 तारीख को नागासाकी में उन्होंने गिराया। और उसके बाद जो है ये 2 तजर्बे के फौरन उसने सरेंडर कर दिया। जापान ने सरेंडर करने के नतीजे में रोक लिया, वरना और 7 जगह बम गिराने का उनका पूरा मंसूबा था। वो सारा डिटेल वहाँ लेटर्स वगैरह मौजूद है, सारे लेटर्स को उन्होंने जमा किया है। 7 इलाकों में मारना था, 2 जगह उन्होंने मारा। हिरोशिमा जो है एक तो उनका मिलिट्री कैपिटल था और दूसरा एजुकेशन कैपिटल था, है ना। शहर बहुत तालीम की मराकज़ वगैरह थे, इसलिए उन्होंने वहाँ बम गिराया। एक बहुत बड़ा म्यूजियम है वहाँ, जो हिरोशिमा पीस मॉन्यूमेंटल म्यूजियम, पीस के लिए, अमन के लिए उन्होंने म्यूजियम बनाया है। वो म्यूजियम एक अजीब और गरीब म्यूजियम है। उस म्यूजियम में लोग जाते हैं, दुनिया के दीगर म्यूजियम में बेंगलुरु में भी और जगह भी है, बच्चे भी औरतें भी खेलते हैं, हंसी मजाक करते सब करते हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ होता है, लोगों के जिस्म पर झुरझुरी तारी हो जाती है और हर आदमी के आंख से आंसू रवा दवा हो जाती है जब आदमी उस म्यूजियम से गुजरता है। उस म्यूजियम में बड़ी फोटो लगी है, तकरीबन 50 फीट लंबी फोटो, 10 फीट चौड़ी फोटो है। वो हिरोशिमा का एक फोटो वो है जो बम गिराने के पहले है, और बम गिराने के बाद जो फोटो है पूरा कोयला राख का ढेर है, पूरा शहर जो बर्बाद हो गया उसकी एक बड़ी तस्वीर उन्होंने लगाई है। ऊपर से आप देखेंगे बर्ड्स आई हुई तो लगता है कि किस तरह से उन्होंने तहस नहस करके पूरी आबादी को बर्बाद कर दिया। वहाँ 5 ऐसे फोटोज हैं जिन्हें प्राइसलेस फोटो कहा जाता है, जिसकी कोई कीमत दुनिया में दी नहीं जा सकती। वो ये है कि 11-12 बजे के आसपास में जब बम गिराया गया तो एक प्रोफेशनल जो जर्नलिस्ट था अपना कैमरा लेकर किसी काम से जा रहा था। ये जो जब बम गिरा है तो उसके नतीजे में वो भी बेहोश हो गया, दीगर लोग भी गिरेंगे। बाहर क्या, अंदर के जो 2 किलोमीटर का रेडियस है वो तो सब जल भुनकर खत्म हो गए। बाहर के इलाके में लोग जो है क़यामत का मंजर था, वो देखते रहे, बिल्डिंग्स गिर रहे हैं, लोगों की जो है लाशें इधर उधर पड़ी हुई। उसने जब होश में आया तो देखा कि कुछ हुआ है, बम गिरा है और हर तरफ इंसानों को देखा जो बहुत बुरी हालत में है। तो उठकर उसने फोटो लेना शुरू किया। 5 फोटो वो ले सका, उसके बाद फिर बेहोश होकर गिर गया। वो कहता है कि साहब ये मेरे ऑब्जेक्ट नहीं कि मैं इनकी फोटोग्राफी करूं, और उसके आंख का आंसू का खतरा आकर लेंस में बैठ गया, उसमें वो फोटो नहीं ले सका। वो 5 फोटो देखने के काबिल है कि लोग जमा हो गए, बाल खड़े हो गए, कपड़े फटे हुए हैं, किसी का सर यहाँ पड़ा है, किसी की टांग वहाँ पड़ी हुई है और एक जगह कचरे का ढेर है, वहाँ एक छोटी बच्ची पड़ी हुई है। अजीब व गरीब मंजर है। उस मनाजिर को उसने कैच किया है। उनमें से एक मंजर ऐसा जो बिल्कुल भुलाया नहीं जा सकता और उसका उन्होंने मॉडल बनाकर रखा है। वो ये है कि बच्चे स्कूल को जा रहे थे, जो बाहर के इलाके में जिस गर्मी के नतीजे में वो बम गिरने के नतीजे में इंसानों के गोश्त पिघल कर गिर रहे हैं। बच्चे स्कूल को जा रहे हैं, उनकी हथेली भी, उनका हाथ भी, उनके पैर भी पिघल कर ऐसे गिर रहे हैं, देखा जा सकता है। फोटो भी है और फोटो को उन्होंने मॉडल में बनाया कि स्कूल के बैग पीछे लगे हुए और बच्चे देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। लिखा है वहाँ कि फॉर सम मोमेंट, कुछ देर के लिए हिरोशिमा का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेंटीग्रेड को पहुंच गया था। कुछ देर के लिए दुनिया में असल में बम के सिलसिले में जो मुखालिफत होती है उससे हम लोगों को कोई वास्ता नहीं है। बस मूवमेंट चल रहे हैं हिंदुस्तान में भी, जो न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट की मूवमेंट है हिंदुस्तान के पास। लिखा हुआ है कि रशिया के पास 5000 न्यूक्लियर बम है, नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका के पास 2400 न्यूक्लियर बम मौजूद है। इसराइल के पास 120 न्यूक्लियर बम मौजूद है। इंडिया के पास 60 है, पाकिस्तान के पास 60 न्यूक्लियर बम मौजूद है। और फिर फ्रांस और चाइना, इनके पास भी 100-150 के आसपास में। ये जो म्यूजियम है, इस म्यूजियम को देखने के बाद एक अजीब और गरीब चीज़ है, कहीं अमेरिकन मुखालिफत जज्बा पैदा ही नहीं होता। ऐसा उसको बनाया उन्होंने, सिर्फ ये के साथ पीस चाहिए और न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट चाहिए। हो सकता है कि जब इन्हीं लोगों ने बनाया हो तो कहीं आपको वहाँ लिखा हो, नोटबुक रखा हुआ, लोग लिखते हैं अपने कमेंट, किसी कमेंट में आप नहीं देखेंगे कि किसी ने अमेरिका को कंडेम किया हो बम गिराने पर। सब यही कहते हैं कि साहब जो जाने जाए हैं हम उनके सिलसिले में हमदर्दी का इजहार करते हैं, वी प्रे फॉर देम फर्दर स्पिरिचुअल सोलेज, ये सब ने लिखा है। लेकिन किसी ने ये नहीं लिखा कि जिस जालिम ने ये बम गिराया उस जालिम के खिलाफ किसी ने कोई बात नहीं लिखी। वो पूरा म्यूजियम ऐसा ही डिजाइन शुदा है। उसमें बच्चों का सेक्शन है, उस सेक्शन में आप देखेंगे कि बच्चों के यूनिफॉर्म भी रखे हुए, बच्चों के बॉटल्स रखे हुए, सब कटे फटे सारी चीजें वहाँ ओरिजिनल पुरानी चीजों को लाकर जोड़ा है। उसमें टिफिन बॉक्स में है, टिफिन बॉक्स में खाना भी मौजूद है और आज भी मौजूद है। एकदम कोयला बन गया है, जैसे ईंट है ना, ऐसा एकदम काला हो गया है जलकर, वो भी खुला रखा है, खाना भी रखा है उन्होंने। बच्चों के म्यूजियम में यूनिफॉर्म भी है, बच्चों के बाल भी है, बच्चों के खून के धब्बे भी, नोटबुक्स, किताबें, पेंसिल, ये सारी चीज़ें जो बम के गिरने के नतीजे में बर्बादी आई वो वहाँ रखा गया है।
उस म्यूजियम को देखने के नतीजे में आदमी को एहसास होता है कि इंसान ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास, जो कुरान कहता है इंसान अपने हाथ की कमाई से जो फसाद बर्पा करता है वो ऐसा है कि न्यूक्लियर बम दुनिया में इस वक्त इतने मौजूद हैं कि एक बम में यानी दुनिया को कई मरतबा बर्बाद किया जा सकता है और कई मरतबा तामीर किया जा सकता है, इतना बम उनके पास इस वक्त दुनिया में मौजूद है। और ये बम जब किसी दुश्मन ही गिरेगा, अरुंधति राय ने अपनी किताब में एक जगह लिखा है कि अगर हिंदुस्तान मान लीजिए मिसाल के कराची पर बम मारता है तो उसके नतीजे में दिल्ली भी जल उठेगा। न्यूक्लियर बम ऐसा होता है कि उसका नुकसान लोकल नहीं है, दिल्ली में जल उठेगा और उसके असरात मद्रास तक पहुंचेंगे। पूरा डाटा उसने लिखा है कि कैसे जो है न्यूक्लियर बम्स के डिजास्टर होते हैं। तो सारी दुनिया में एक तहरीक ऐसी भी चल रही है जो दुनिया को न्यूक्लियाई हथियार से पाक साफ करने की चल रही है, उसमें मुसलमानों का कहीं ज़्यादा रोल नजर नहीं आता। लेकिन ये देखने के नतीजे में लगा कि साहब ये बम जो है बहुत खतरनाक चीज़ है, एटॉमिक बम और न्यूक्लियर बम, और उससे आगे भी बहुत सी चीज़ें इस वक्त आ गई हैं, हाइड्रोजन बम और पता नहीं और क्या नई नई चीज़ें ईजाद कर दी गई, जिसके नतीजे में सारी इंसानियत के लिए तबाहकुन है। इससे जो है दुनिया को रोकना भी हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है तहरीकात इस्लामी की, जो अमन आलम के क़याम की कोशिश करते हैं सारी दुनिया में। गया मैं फ्लाइट से, तो फ्लाइट से जाने का खर्च 14,000 N, 14,000 N का मतलब 7,000 रुपये इंडिया के, जाते वक्त 14,000, और आते वक्त ट्रेन से आया उसकी कीमत है 18,000 N। तो मालूम हुआ कि वहाँ ट्रेन की कीमत, टिकट की कीमत फ्लाइट की टिकट से ज़्यादा है। क्यों? 647 किलोमीटर 3.5 घंटे में पहुँचा देता है। शिनकानसेन मतलब जो दुनिया के फास्टेस्ट ट्रेन में से एक है, जो मैक्सिमम स्पीड जिसकी 350 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से चलती है, 350 किलोमीटर पर आवर। तो उसके बावजूद आपको जो है वो फील नहीं होता। वो कहते हैं ना वो जो आवाज़ बाहर जाती है वो कानों पर कितना बर्दाश्त करना है, वो लिखा है कि साहब 62 उसका कुछ यूनिट है, उसके लिमिट के अंदर, यानी गाड़ी तेज भी चलती है लेकिन उसके बावजूद ना आपको उसका वो महसूस करती है हल्ला झुलना, और ना आपके कानों में आवाज़ आती है। और कहीं शहर के ऊपर से जाती है, कहीं अक्सर जो है अंडरग्राउंड से जाती है। शहर के ऊपर से जाती है तो सारी चीज़ें सट से गुजर जाती है निगाहों के सामने, इतनी तेज़ रफ्तार से वो गाड़ी जाती है और 3.5 घंटे के अंदर पहुंचा देती है 647 किलोमीटर। और जापान में लोगों ने ये भी बताया कि कोई ट्रेन रात में 10:30 बजे आगे चलती नहीं, जिस स्टेशन पर पहुंची वहीं खड़ जाएगी, बस सुबह तक खड़ी रहेगी, आगे जाती ही नहीं। 10:30 बजे सारा जापान खत्म, सो जाता है, लाइट्स ऑफ हो जाती है, मोमेंट्स खत्म हो जाता है। तो बहरहाल ये कुछ वहाँ के तासुरात थे जिसमें तहरीक इस्लामी का जो काम है उस पर बड़ी खुशी होती है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि खूब हम मदद कर सकें वहाँ लिटरेचर की फराहमी में, दाइयों की फराहमी में। अगर दाई हम दे सकते हैं, लिटरेचर फराहम कर सकते हैं, तजुर्बात हम शेयर कर सकते हो, तो ये बहुत से काम है जो उनके साथ शेयर करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो कुछ हमारे दोस्त वहाँ काम करते हैं उनके कामों में खैर बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला उसे नतीजा खेज साबित फरमाए और हमको भी अपने मिसाल हर इन मैदानों में काम करने की तौफीक अता करें। आमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कैनेडियन चर्चेस, मैंने जानता हूँ कैनेडियन क्या होता है, कैनेडियन चर्चेस ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वो भी तबलीग करते हैं, पार्कों के पास खड़े होकर लीफलेट वगैरह देना, तो कहते हैं कि सर इसकी आज़ादी है, वहाँ उसकी इजाज़त है हुकूमत की तरफ से। और हमारा जो रिलीफ वर्क हुआ है, हमारे दोस्तों ने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लामिक रिलीफ वर्क के कैंप में नंबर 1 के साबिक वज़ीर आज़म भी तशरीफ़ लाए थे। अपने दौरे पर आए, जब देखा कि इस्लामिक सर्कल ऑफ जापान के लोग मुसलमान भी काम करते हैं तो वो आए, फ़ोटोज़ दिया हमारे साथ, उन्होंने बड़ी सताइश की। और इसी तरह वहाँ शहिंशाह होता है एम्परर, तो वो भी हमारे रिलीफ कैंप में आए। तो इससे कोई आगे इस्लामिक सर्कल को इस कैंप के ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह अपर सर्कल में भी पसीराई मिल रही है। हमारे साथ एक प्रॉब्लम ये है सर्कल के साथ कि वो रजिस्टर्ड नहीं है। उन्होंने 5-7 साल पहले अप्लाई किया, लेकिन वो जो रिक्वायरमेंट होती है फला और फला, वो रिक्वायरमेंट पूरा अभी तक नहीं कर सके, इसलिए वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ। रजिस्टर्ड हो जाए तो कहने लगे कि उसके बाद मुस्लिम एड का फंड, फलां यूनियन का फंड वगैरह वो ले सकती है, उसकी आज़ादी हो सकती है। वो रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन उसके बावजूद दावत के काम वगैरह की इजाज़त है। 2 चीज़ें हैं, 2 सवाल। एक तो नॉर्मली ये बताया गया कि नॉर्मली एशियन लोग हम इंडियन पाकिस्तानी तो ज़्यादा यूज़ करते हैं, बिजनेस करते हैं। वाई इट इज ओनली दैट फील्ड अलाउड देयर और यहाँ पे जो पाबंदियाँ हैं इसमें यूज का वही बिजनेस करते हैं, सुना गया हमेशा। तो वही इट इज रेस्ट्रिक्शन फॉर अदर फील्ड, दूसरे बिजनेस कुछ है क्या? या दूसरा सवाल है कि आर्म्स की एमिनेशन की पाबंदी वर्ल्ड वार 2 के बाद लगाई गई जापान में, उसमें कुछ मजीद उस पर छूट दी गई या फिर अगेन सम रीथिंकिंग अंदर को नहीं है? दूसरे सवाल का जवाब तो सीधा सीधा ये है कि कहते हैं लोग कि जापानी को हकीकत पसंद है, शिकस्त खा गए तो उन्होंने शिकस्त को तस्लीम किया।
और जो आदमी अपनी शिकस्त तस्लीम करता है वो आदमी तरक्की करता है। उन्होंने मिसाल दी, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुए भी 50-60 साल हो गए, अभी तक हमने इस हकीकत को माना नहीं है, तस्लीम नहीं किया, तो आज तक हम लोग तरक्की नहीं की है ना। आज भी हमारे लिखने वाले भी लिखते हैं, पाकिस्तान के जुदा होने पर वो गाली देते रहते हैं और पाकिस्तान वाले हिंदुस्तान को गाली देते रहते हैं। जो रियलिटी तस्लीम नहीं करती वो कौम आगे तरक्की नहीं करती। तो उन्होंने शिकस्त तस्लीम किया, हवाले कर दिया, सारा डिफेंस अमेरिका के हवाले कर दिया। डिफेंस पर उन्होंने तवज्जो सर्फ नहीं की। आज भी उनकी दिफा का एग्रीमेंट अमेरिका के साथ, कहते हैं कि मिलिट्री नहीं है, बरायना मिलिट्री है और खासतौर पर डिजास्टर के लिए, सुनामी वगैरह वगैरह के टाइम में काम आती है, वरना उनकी मिलिट्री नहीं है। पहला सवाल आपका था यूज्ड कार्स का। मेजर यूज्ड कार्स है, वहाँ असल में यही है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री कार्स की है। पूरी बस्ती जो है कार की इंडस्ट्री होती है। वो हमारे यहाँ की तरह की छोटी इंडस्ट्री नहीं होती, ये पूरी बस्ती कई एकड़ पर मुश्तमिल, सुजुकी की है, टोयोटा की है, सब बड़ी इंडस्ट्री है। तो वहाँ की माश कार पर है और बाकी ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के प्रोडक्शन पर है। बेसिकली यही दो चीज़ें हैं। तो उनमें से जो गुड्स वो है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, वो तो फ्रेश ही होता है, सेकेंड हैंड का तस्वुर नहीं है, यूज एंड थ्रो है। टीवी खराब हो जाए, फला खराब हो जाए तो कहते हैं कि फेंक के ना भी 5000 रुपये लगते हैं, फेंकने के लिए भी कास्ट लगता है ले जाकर फेंकने। इसलिए हुकूमत की तरफ से एक दिन तय होता है, उस दिन आपके घर के जो कुछ भी गैर इस्तेमाल शुदा चीज़ें अलग रखिए, टीवी कंप्यूटर सब ले जाके कचरा में फेंक देते हैं। तो उसका सेकेंड हैंड सेल का नहीं है, वो तो फ्रेश ही जाता है, उसकी कंपनियाँ होती हैं। अलबत्ता कार्स के सिलसिले में कि गरीब दुनिया में सेकेंड हैंड कार बहुत तेज़ी से चलती है। फ्रेश कार लेना कास्टली होता है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हैं, तो इसलिए जो सेकेंड हैंड कार चलती है हुकूमत ही की तरफ से उसका नीलाम होता है, जमा करते हैं वो। जो सेकेंड हैंड कार्स हमारे फर्स्ट हैंड कार से अच्छे होते हैं, एक धब्बा नहीं, एक स्क्रैच नहीं, एक धूल नहीं, इसलिए धूल ही नहीं वहाँ। ताजुब होता है, लोगों ने मुझे बताया कि झाड़ने वाले नहीं, पूरे जापान में कोई झाड़ू मारने वाला नहीं है। क्यों पूछा तो बताया लोगों ने, जब कचरा नहीं है तो झाड़ने वाले को क्यों रखेंगे, म्यूनसिपालिटी वाले है ही नहीं झाड़ने वाले। 3 दिन में एक मरतबा मशीन आती है तो वो झाड़ देती है। बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं तो हर मालिक अपनी दुकान के सामने का पैसे झाड़ देता है, तो वहाँ धूल नहीं, वहाँ स्क्रैच नहीं। तो यूज्ड कार इंतहाई अच्छे होते हैं, बहुत फ्रेश कार की तरह होते हैं, इसलिए वो दुनिया में सेकेंड हैंड कार बहुत अच्छा चलता है। लोग लेते हुए ही हमारे लोग दो कंपनी चलाते हैं, एक कंपनी यहाँ रखी जापान में, एक कंपनी वहाँ रखी है अफ्रीका में।